नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आपको सबसे पहले बताते हैं कि महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और कई अखाड़ों की स्थापित होगी धर्म ध्वजाएं। बैरागी कैंप के 3 अखाड़ों की धर्म ध्वजा होगी स्थापित। पंचायती और बड़ा उदासीन की भी होगी स्थापित ध्वजा। स्वामी ज्ञानानंद के शिविर का होगा उद्घाटन। बाबा रामदेव के पहुंचने का भी है कार्यक्रम। तो आज बहुत हलचल देखने वाली है आपको। दूसरे दिन महाकुंभ में शंकराचार्य शिविर में विशेष महायज्ञ होने वाला है। तो हरिद्वार महाकुंभ मेले की विविधता शुरुआत हो चुकी है। और आपको बताएं कि 30 अप्रैल तक चलेगा ये महाकुंभ। इस मेले में दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ सरकार ने कई इंतजाम किए हैं ताकि लोगों को दिक्कतें ना झेलनी पड़े। लोगों को अब कोविड रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। अगर किसी को कोरोना होगा तो कुंभ मेले में जाने की छूट नहीं होगी। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि कुंभ आस्था का केंद्र है। कुंभ में देश और दुनिया से लोग आते हैं। जो भी श्रद्धालु कुंभ आना चाहते हैं आ सकते हैं। कोविड को देखते हुए केंद्र की गाइडलाइन का पालन किया जाना बेहद जरूरी है। सभी बॉर्डर्स पर मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। कुंभ है और इन लोगों का आस्था का केंद्र है और ये केवल उत्तराखंड का नहीं तो पूरे विश्व का है, क्योंकि इसमें पूरे विश्व से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लोग आते हैं। जो मैं भी कहा था कि ज्यादा सख्ताई हम नहीं करेंगे और रोक टोक नहीं करेंगे, लेकिन भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसका हम 100% पालन करेंगे। तो मास्क लगाएंगे, सैनिटाइज लगाएंगे, दूरी बनाएंगे, ये सब रहेगा। लेकिन स्नान सब करें, जिनको आना है वो आमंत्रित होंगे, लेकिन इन सब चीजों का पालन करते हुए श्रद्धालुओं को और साथ ही श्रद्धालुओं को सारी सुविधाएं, सुरक्षा ये हम लोग दिलाएंगे। और उसके लिए हमने जो बॉर्डर है उनमें पूरी तरह सैनिटाइज, मास्क, ये सब व्यवस्थाएं की हैं। चारों तरफ बॉर्डर जो होंगे, आपका उधर से मंगलौर दिल्ली से आने वाले, इधर आपका नजीमा बिजनौर से आने वाले, दूसरी तरफ इधर देहरादून से उधर जाने वाले, ऐसा सारी जगह। तो उन स्थानों पे मैंने कहा कि लाखों की संख्या में मास्क आप जरूर रखें, सैनिटाइज रखें। और आइए सीधे रुक करते हैं इस पर। और जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शैलेंद्र नेगी जुड़ गए हैं हमसे। शैलेंद्र नेगी, आज बहुत हलचल दिखने वाली है। क्या क्या आज होने वाला है, विस्तार से बताइए। और बाबा रामदेव भी आज पहुंचने वाले हैं, ये भी खबरें आ रही हैं। देखिए, बिल्कुल आज बहुत सारा दूसरा दिन है और महाकुंभ की हलचल पूरी तरीके से तेज है। लेकिन सुबह सुबह का विजुअल सबसे पहले मैं दर्शकों को दिखा दूं। ये हर की पैड़ी का दृश्य है और जैसा हमें कल लोगों की संख्या दिखी थी, आज उससे बड़ी हुई संख्या दिख रही है। और सुबह सुबह ही सूर्योदय के साथ ही लोग स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। बहरहाल आज जो दूसरा दिन है उसमें कार्यक्रमों की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें अखाड़ों में कई सारे अखाड़े ऐसे हैं जिनमें धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है, जिसमें बैरागी कैंप के 3 अखाड़े शामिल हैं। साथ ही पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन, उसमें भी धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है। और उसके अलावा स्वामी ज्ञानानंद के शिविर में का आज उद्घाटन होने वाला है और इसमें स्वामी रामदेव के पहुंचने का कार्यक्रम है। और साथ ही शंकराचार्य का जो शिविर बना हुआ है वहां पर विशेष महायज्ञ की आज से शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरीके से कई सारे इवेंट्स हैं। बाबा रामदेव पहुंच रहे हैं स्वामी ज्ञानानंद जी के शिविर में। और इसके अलावा जो स्नान का सिलसिला है, जो रूटीन स्नान का सिलसिला है, वो चलता रहेगा। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, सुबह से यहाँ पहुंच रहे हैं। लोगों से बात कर लेते हैं। वैसे आप स्नान के लिए पहुंचे हुए हैं, कैसे सर? गोरखपुर से आए थे जी सर, गोरखनाथ मंदिर के पास से। जी सर। आपकी कोविड टेस्ट सर अच्छी है जी सर। ये देखिए, मैं इधर दिखाऊं आपको नीचे। भरत भाई, आप इनको दिखाइए। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के भी पहुंचे हुए हैं लोग, क्योंकि अभी ये माना जा रहा है कि जो बड़े स्नान हैं उन पर तो ज्यादा भीड़ रहती है। जो रूटीन के जो कुंभ का, क्योंकि कोविड गाइडलाइन का पालन होता हुआ दिख रहा है क्या? क्योंकि आज कल से ज्यादा भीड़ देखी जा रही है।
देखिए बिल्कुल मैं आपको विजुअल्स से दिखा देता हूं। थोड़ा भरत भाई आप विजुअल्स दिखाइए कि कोविड गाइडलाइन का किस तरह से प्रयोग हो रहा है, क्योंकि ये घाट का एरिया है, यहाँ पर तो ज्यादातर लोग नहाते हैं, हर की पैड़ी की जगह है, यहाँ पर लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं, लेकिन आपको उसके बावजूद जो लोग स्नान कर चुके हैं वो सभी लोग आपको मास्क में नजर आएंगे। लेकिन जो स्नान कर रहे हैं, स्नान के समय निश्चित तौर पर मास्क उतारना पड़ता है, लेकिन हर की पैड़ी में सरकार की कोशिश ये है, प्रशासन की कोशिश ये है कि कम लोग पहुंचे और जो इसके अलावा जो बाकी घाट बनाए गए हैं वहां पर लोग पहुंचे और ताकि एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके। लेकिन उसके बावजूद हरिद्वार में हर की पैड़ी का अपना महत्व है, सब जगह का स्नान एक है और हर की पैड़ी का स्नान एक बार है। तो ऐसे में लोग जो भी हरिद्वार आते हैं वो एक बार हर की पैड़ी में स्नान जरूर करना चाहते हैं और यही वजह है कि हर की पैड़ी में हमें अभी अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। और कल से ज्यादा आज भीड़ दिखाई दे रही है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये तस्वीरें और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। देहरादून में कड़े कोविड प्रोटोकॉल के बीच में देहरादून का झंडा मेला आज आयोजित होने वाला है। हर साल मेले में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान के अलावा विदेशी मेहमानों का भी बड़ा हुजूम पहुंचता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं, लेकिन इस बार कोविड की वजह से माहौल बदला हुआ है। झंडा मेला होली के एकदम बाद शुरू हो जाता है। अब इस साल गाइडलाइन के हिसाब से हर श्रद्धालु से कोविड नेगेटिव रिपोर्ट मांगी जा रही है। प्रशासन ने भी मेला स्थल पर कम संख्या में आने को कहा है लोगों से। आज के दिन ही आपको बताएंगे 3 बजे तक दरबार साहिब के महंत देवेंद्र दास की अगुवाई में झंडे जी का आरोहण हो जाएगा। रविवार को संगतों की नगर परिक्रमा के बाद मेला समाप्त होगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने झंडा मेला की शुभकामनाएं दी हैं प्रदेशवासियों को। उन्होंने ट्वीट किया, देहरादून के ऐतिहासिक झंडा मेला की हार्दिक शुभकामनाएं। आप उनका ट्वीट देख सकते हैं। गुरु महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें। मुझे विश्वास है कि कोविड-19 के इस चुनौतीपूर्ण दौर में पूरी सावधानी, आस्था और जज्बे के साथ हम धार्मिक मेले को सफल बनाएंगे। हरिद्वार कुंभ मेले की व्यवस्था से नाखुश बैरागी संतों ने अपर मेला अधिकारी हरवीर सिंह को पीट डाला है। ये एक बड़ी खबर। ये घटना बैरागी कैंप के निर्मोही अनी अखाड़े की तरफ से की गई है। मौके पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। निर्मोही अखाड़े के अध्यक्ष महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि ऐसा कुछ ज्यादा नहीं हुआ है। मेले में व्यवस्था को लेकर थोड़ा बहुत कुछ बातें होती रहती हैं। कभी कुंभ के आईजी के बारे में बताएं कि उन्होंने मेला संजय गुंजियाल से ये कहा है कि भीड़ में किसी ने मेलाधिकारी को धक्का दिया था, जिससे उनका चश्मा टूट गया था। बाकी मामले में जांच की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। मेला में तो छोटा मोटा होता रहता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो व्यवस्थाओं के संबंध में बात हुई है और जो है लाइट नहीं थी उस विषय में जो है वो उसके लिए जो है साधु इकट्ठा हुए, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो सिर्फ भीड़ हुई और उसमें जो है किसी ने ऐसा बोल दिया जिसके चलते जो है लोग आ गए। बाकी ऐसा कोई घटना नहीं हुई। काफ़ी बड़ी भीड़ थी और भीड़ के दौरान जैसे हमारे जो है अपर मेलाधिकारी जी भी यहाँ पर थे, उसी दौरान बताते कि भीड़ के दौरान पीछे से एक ने धक्का दिया था और धक्के पे जो उनका जो ग्लास है, जो ग्लास पहन रखा है, वो ग्लास टूटा है। उन्होंने बताया कि इसने धक्का दिया, तो उस संबंध में अभी हम लोग जांच कर रहे हैं। तो कुंभ मेले में भीड़ के प्रबंधन पर भी खास ध्यान दिया जा रहा है। अब इसे आपको बताएं कि आप कुंभ में अपनों से बिछड़ेंगे नहीं, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। कुंभ मेला पुलिस ने 25 स्थानों पर खोया पाया केंद्र बनाया है। इससे अलग विभिन्न निजी कंपनियों के CSR फंड से भी 8 कंप्यूटराइज खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने नीलधारा टापू पर खोया पाया केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि कोई अपनों से ना बिछड़े, इसके लिए उनके द्वारा बनाए गए ये 31 खोया पाया केंद्र बहुत सहायक होंगे। हमारे खोया पाया के सेंटर्स, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो कई बार बच्चे या बुजुर्ग जब खो जाते हैं, तो उस दौरान मेले में क्योंकि क्राउड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऐसे में खोया पाया सेंटर काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। और हम लोगों ने टोटल इसी तरह के 8 सेंटर बनाए हैं जो कि अलग अलग एरियाज़ में है,
जो कि सुपर जोन वाले एरिया को कवर करेगा। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं गढ़वाल मंडल के कमिश्नर रविनाथ रमन ने हरिद्वार में कुंभ मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कमिश्नर ने हरिद्वार में रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन का निरीक्षण किया। कमिश्नर ने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक को निर्देश दिए। कहा कि अगर कोई भी यात्री बिना RT-PCR जांच के ट्रेन से आ रहा है तो बिना जांच कराए उसे स्टेशन परिसर से ही मेला क्षेत्र में नहीं जाने दिया जाएगा। इसके अलावा कई सुविधाओं को लेकर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। प्रत्येक यात्री, प्रत्येक बस जो आएगी उसमें जो RT-PCR के जो टेस्ट रिपोर्ट है उसको चेक करने में, और जो रजिस्ट्रेशन है उनके यात्रियों के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया नहीं किया गया, इन सब चीज़ों को चेक करते समय जो यात्री का रुकने की व्यवस्था है उसमें पानी की सुविधा है, टॉयलेट की सुविधा है और अन्य जो भी यात्री सुविधाएं हैं, एक तो उसका निरीक्षण किया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे कुछ समस्याएं हैं अभी, जैसे अभी फोर्स की तैनाती अभी पूरी तरह से यहाँ हुई नहीं है। मजिस्ट्रेट्स आ गए हैं लेकिन अभी फोर्सेस की थोड़ी सी तैनाती होनी है। बद्रीनाथ धाम को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अब मास्टर प्लान के तहत इसके काम किए जाएंगे, जिससे बद्रीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। पर्यटन सचिव ने प्रस्तावित निर्माण कार्यों को लेकर विशेषज्ञों के साथ निरीक्षण किया। उसमें जो मुख्यतः अभी जो देखा जा रहा है कि मंदिर परिसर में पिलग्रिम्स जो यात्री आएंगे उनको किस तरीके से बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ लाया जा सकता है। कोई विकलांग है, अशक्त है, बुजुर्ग है, वो किस प्रकार से आराम से यहाँ पर आ सकते हैं। चंपावत से खबर है, जहां पर टनकपुर में 1 महीने तक लगने वाले पूर्णागिरी मेले को देखते हुए प्रशासन ने पूरे इलाके से पूर्णागिरी सड़क पर चलने वाले खनन वाहनों पर रोक लगा दी है। पूर्णागिरी मेला 1 महीने तक चलेगा और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए खनन वाहनों पर रोक लगाई गई है। हमारे माध्यम से जिलाधिकारी चंपावत जी को अनुरोध किया गया है कि 1 महीने के लिए जो यहाँ से परिवहन होता है खनन की गाड़ियों का, उसको प्रतिबंधित किया जाए। और जैसा हमें इस बात का सुनिश्चित भी किया गया कि कुछ समय के लिए जो है यहाँ पर, जब तक मेला अवधि है उस समय तक जो है इस भारी वाहनों की जो आवागमन है वो प्रतिबंधित किया जाएगा। देहरादून के चक्राता तहसील के कई गांवों के लोग बिजली बिल ज्यादा आने से परेशान हैं। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पहुंचकर विरोध जताया, बिल को कम करने की मांग की। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारियों ने जांच की बात कही है। कि हमारा जो चक्राता क्षेत्र है, कई दिनों पूर्व से वहाँ जो उक्त विभाग है आपका, ये विद्युत विभाग विकास नगर द्वारा जो उक्त ग्रामीण है उनको अनावश्यक रूप से, अनियमित रूप से उन पे बिजली का बिल थोपा जा रहा है, जो कि बिल्कुल विभाग की जो प्राथमिक रूप से जो लापरवाही है उसका कारण है। में जो है SDO को भेज दिया गया है वहाँ पर, उसकी जांच करा करके तब ही उसका पता लगेगा क्या कारण है, क्या बात है। पिथौरागढ़ जिला की तरफ आपको लिए चलते हैं, जहां पर पंचायत दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। इस मौके पर जिला पंचायत के अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान पंचायत का ज्यादातर समय कोरोना काल में बीता है। बावजूद इसके राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार का मिलना उनके लिए काफी प्रेरणादायी है। अध्यक्ष ने इसके लिए सभी सदस्यों के साथ ही कर्मचारियों का भी आभार जताया। उत्तराखंड में इस साल सिर्फ पिथौरागढ़ जिला पंचायत को ही ये पुरस्कार मिलेगा, जिसके तहत 50 लाख की धनराशि दी जाएगी। जब से हमारा कार्यकाल शुरू हुआ है तब से कोविड जैसी विषम परिस्थितियों से हम घिर चुके हैं अभी, लेकिन इन परिस्थितियों में भी हम किस तरह से काम कर रहे हैं ये हम जानते हैं, ये हमारे जिला पंचायत के अधिकारी और हमारे सदस्य जानते हैं। और इसमें हमारे क्षेत्र की जनता का भी हमें बहुत सहयोग मिला हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधियों का हमें सहयोग मिला हुआ है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। टिहरी बांध विस्थापितों को 1.5 दशक से मिल रही फ्री पानी और सीवर लाइन की सुविधा जल्द ही वापस ली जा सकती है। विस्थापितों के बदले हुए शुल्क की ये रकम राज्य सरकार ने जल संस्थान को देनी थी, लेकिन अब तक इसका पैसा नहीं दिया गया है, जो अब बढ़कर 21 करोड़ के पार पहुंच गई है। नई टिहरी से लेकर ऋषिकेश के खांडगांव, पशुलोक, हरिद्वार के श्यामपुर, देहरादून के देहरा खास, बंजारावाला में टिहरी बांध विस्थापित 10,000 परिवार रहते हैं।
टेरी बांध विस्थापितों के लिए कई सिफारिशें करने वाली हनुमंत राव कमेटी की रिपोर्ट को आधार मानकर विस्थापित 2006 से ना पानी का बिल देते हैं और न ही सीवर का। 2018 तक पानी और सीवर शुल्क की ये राशि 15 करोड़ पहुंच गई थी। आज की डेट में ये राशि बढ़कर 21 करोड़ के पार पहुंच गई है। अब जल संस्थान चाहता है या तो सरकार उसकी बकाया राशि का भुगतान करे या फिर वो खुद विस्थापितों से वसूले। जी, हमने इसमें एक कैलकुलेशन किया था 2006 से लेके अब तक 2017-18 तक 15.57 करोड़ था और अभी आगे उसको मिला के 6 करोड़ और हो गया है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि वो कृपया हमें ये धनराशि दिलाएं। न्यूज 18 की जांच में पता चला कि मार्च 2019 में राज्य सरकार ने टिहरी बांध विस्थापितों का साल 2018 तक का बिल माफ करने का फैसला लिया था और 15 करोड़ रुपए जल संस्थान को देने का फैसला लिया था। इसके लिए तत्कालीन पेयजल मंत्री प्रकाश पंत की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी। इस बीच मंत्री प्रकाश पंत का निधन हो गया, लेकिन उनके निधन के बाद कमेटी का क्या हुआ, सरकार को भी इस बात की जानकारी नहीं है। बांध विस्थापितों ने अपना सब कुछ छोड़ के टिहरी बांध के निर्माण के लिए, जो कि राष्ट्र की प्रगति में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, उसमें अपना जो मूल था उसको छोड़ के वो आए थे। तो उस दृष्टि को देखते हुए इन लोगों को ये छूटें दी गई थी, सुविधाएं दी गई थी। बहरहाल फ्री पानी और सीवर की व्यवस्था का जमकर दुरुपयोग भी हो रहा है। कई जगह एक कनेक्शन से कई कनेक्शन ले लिए गए हैं। तो टिहरी बांध विस्थापितों से जमीन खरीदने वाले कई लोग इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे में 21 करोड़ का नुकसान उठा रहा जल संस्थान अब सख्ती के मूड में है। न्यूज 18 के लिए सौरभ सिंह के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।